हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हम कंपनीज के बारे में पढ़ना हमने शुरू किया था और हम मेरिट्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे थे कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इससे फायदा क्या होता है कि परपेचुअल सक्सेशन होती है एक कंपनी की, ठीक है। यानी कि लोग आए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। एक प्रोप्राइटरशिप में अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ता है। अगर कोई उसको टेक ओवर करने वाला नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाता है। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन कंपनी फॉर्मेशन में इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि अगर एक कंपनी फॉर्म हुई हुई है तो ओनर की डेथ भी हो जाए तो कंपनी चलती रहती है, ठीक है। धीरू भाई अंबानी ग्रुप, इट वाज अ रिलायंस ग्रुप, उनके डेथ के बाद कंपनी चलती रही एंड ईवर उससे ज्यादा ग्रो करी, ठीक है, एग्जिस्टिंग लेवल से ज्यादा ग्रो करी, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हमने कुछ डीमेरिट समझने कंपनी के। डीमेरिट अगर जनरली बात करें तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि इतना बड़ा साइज है, सीक्रेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मैनेजमेंट हमने सोलली 12-13 लोगों को, जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उनके हाथ में दे रखी है, तो वो डिक्टेटोरियलशिप पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि वो लोग कंपनी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप समझो कि जो ओनर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये लाखों लोग हैं। किसी ने 10 रुपए का शेयर लिया, किसी ने 100 रुपए का शेयर लिया, किसी ने 50 रुपए का शेयर लिया। तो ऐसे केस में इन लोगों का कंट्रोल, ओनरशिप तो होती है लेकिन कंट्रोल नहीं रह पाता। और यहां पर मैनेज कौन कर रहा है? बीओडी, नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोजमर्रा के डिसीजंस लेते हैं कंपनी के, इसलिए इन लोगों का, ओनर्स का कंट्रोल इन पर थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए कई बार बड़े बड़े स्कैम्स भी मिलते हैं कंपनीज के अंदर, जैसे हमने सत्यम का स्कैम की बात करी थी। इसको, सत्यम को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशन, कंपनी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो फॉर्मेशन, complexity in formation, ठीक है जी। कंपनी को रजिस्टर कराने का बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को भी अपने आगे जाके भी समझना है, ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी वजह भी है, क्यों इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे दो वजह से है। नंबर 1, एक तो लायबिलिटी लिमिटेड है, कंपनी की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, एक वजह ये। दूसरा ये, ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग है, यानी कि ओनर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है जी। लिखते हैं इसके बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स substantial time, documentation and efforts. Substantial time, documentation and efforts. ठीक है जी। The procedure of formation of a company is more complex, ठीक है जी। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कंपैरिजन में या पार्टनरशिप बिजनेस कंपैरिजन में कंपनी फॉर्म करना कॉम्प्लेक्स है। सेकेंड, लैक ऑफ सीक्रेसी,
lack of secrecy. अब समझो साहब, कंपनी को ना बिजनेस सेटअप करने से पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। आप एक कंपनी सेटअप कर रहे हो, ठीक है, आपको जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, तो जब तक आप अपने बिजनेस के बारे में बताओगे नहीं तब तक कोई पैसा क्यों देगा? ठीक बात। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर मेरे को पूरी दुनिया में ढोल बजा के पहले अपने बिजनेस के बारे में बताना है तभी मेरे को पैसा मिलेगा, तो बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपकी होती हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओ, 50 रुपए की फीस दो और उनके बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जनरल पब्लिक को अवेलेबल है, एक लिस्टेड कंपनी के शेयर के जो भी आपके एनुअल अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो कितना मुनाफा कंपनी कमा रही है, कितने की सेल कर रही है, किन किन को सेल कर रही है, ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। इसलिए सीक्रेसी मेंटेन करना एक कंपनी फॉर्मेट में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लोग उसको या तो ओपीसी फॉर्मेट में रखते हैं, विच इज वन पर्सन कंपनी, या फिर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। लिखेंगे जी, the Companies Act requires each public company to provide various information, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, which is available to the general public as well, which is available to the general public also. Therefore, it is difficult to maintain secrecy. ठीक है जी। सो MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। mca.gov.in वेबसाइट है, आप उस पर जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, 50 रुपए की फीस भरो, ठीक है जी, शायद अब 100 रुपए हो गई होगी, 100 रुपए की फीस भरो और किसी भी पब्लिक कंपनी के एनुअल अकाउंट्स उठा लो, उनकी बैलेंस शीट देख लो। और वो तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं वो 50 रुपए भी मत दो, उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाओ, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स डाल रखे होंगे पूरे के पूरे, अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट्स, ठीक है जी, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड बाय सेबी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेबसाइट खोलिए, वहां पर आपको उनके ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले फाइनेंशियल ईयर के आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, जो ऑडिट हो चुके होंगे सितंबर के बाद, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि मालिक तो है ही नहीं कहीं पे काम करने के लिए। मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? एक तरीके से एम्प्लॉइज हैं। तो साहब जब सारा धंधा ही एम्प्लॉय संभाल रहे हैं, मालिक है ही नहीं, तो काम थोड़ा सा इम्पर्सनल हो जाता है, एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती। आप समझो आपका एक अपना बिजनेस है और आपने सारे एम्प्लॉइज हायर करके उनको रख दिया, आप खुद घर पे बैठ के आराम कर रहे हो। क्या लगता है एफिशिएंसी या काम धंधा कब अच्छा चलेगा? जब आप दुकान पर बैठोगे या आप घर पे बैठे और नौकर संभाल रहे हैं सब कुछ? सर ऑब्वियसली जब मालिक काम को संभालेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से संभालेगा, और क्योंकि उसका अपना काम है इसलिए वो उसको बहुत शिद्दत से और मेहनत से संभालेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक होती है कंपनी फॉर्मेशन में। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम
management leads to an impersonal work environment. An impersonal work environment. न्यूमरस रेगुलेशंस, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अगर है तो उसको कंपनीज एक्ट को मानना है, उसको इनकम टैक्स एक्ट को मानना है, ठीक है, अपने स्टेट जीएसटी एक्ट्स को मानना पड़ेगा, ठीक है, सब इट हैज़ टू अबाइड बाय ऑल दीज लॉज। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम बोलते हैं, सेबी की भी सारी रेगुलेशंस को मानना है, ठीक है जी। बैंकिंग कंपनी है तो उसको आरबीआई की रेगुलेशंस को भी मानना है। तो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस हैं, समझो। उस केस में आपको हर वक्त अपने आसपास प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। आपको कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स चाहिए जिनको हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हर वक्त चाहिए होंगे क्योंकि वो आपको इनकम टैक्स लॉ, कंपनी लॉ के सारे कंप्लायंसेस बताएंगे। ऑडिटिंग अकाउंटिंग लॉज होंगे सारे के सारे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेबी, साथ साथ आरबीआई, तो सब फेमा विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस जितने भी होंगे इन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहीं पर भी ब्रीच हो गया तो उनकी अपनी पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, हर एक्ट में लिखा हुआ है बहुत कुछ, ठीक है। तो क्योंकि इतना ज्यादा रेगुलेटिव है तो अनलेस आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा है, कंपनी फॉर्मेट में जाना लॉस मेकिंग हो जाता है। क्योंकि भाई कंपनी को चलाने का ही खर्चा इतना ज्यादा है, सिर्फ उसके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए आपको इतने सारे प्रोफेशनल को फीसेस भरनी पड़ेगी। आप सीए को फीस भर रहे हो सिर्फ रिटर्न भरने के लिए, अभी आप धंधा तो कर ही नहीं रहे हो। बिजनेस से पैसा कमाना तो बाद में, पहले तो कंपनी रजिस्टर करो उसकी फीस, फिर उसको रेगुलेट करो उसकी फीस, फिर हर महीने या हर साल आपको उनके कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, उनकी फीसेस आप उन प्रोफेशनल्स को दोगे, ठीक है। अभी बिजनेस की तो कहानी अलग है बिल्कुल, ठीक है जी। न्यूमरस रेगुलेशंस, a company has to abide by numerous laws and regulations such as Companies Act, देखो इनकम टैक्स एक्ट मैं लिख रहा हूं लेकिन इनकम टैक्स एक्ट को मानना ना सबके लिए जरूरी है वैसे, ठीक है। प्रोप्राइटर के लिए भी पार्ट, कोई भी बंदा जो इनकम कमा रहा है उसको इनकम टैक्स एक्ट को तो मानना ही पड़ेगा ना, ठीक है। सेबी रेगुलेशंस, आरबीआई लिख देता हूं। आरबीआई होता है इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर एक बैंक है तो भैया सबकी बात माननी पड़ेगी, किसने कहां क्या बोल रखा है सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पांचवी लिमिटेशन, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब साहब होता क्या है कि डिसीजन एक बंदा नहीं लेता यहां पे कंपनी के केस में। कंपनी के केस में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। डेमोक्रेटिक मतलब जो सारे के सारे लोग बोलते हैं वही करेंगे। अब सारे के सारे लोग जो बोलते हैं भैया उसके लिए सबसे जाके पूछना भी तो पड़ेगा, एंड इट टेक्स टाइम। अब एक रोजमर्रा के जो डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप में एक लीडर को चूज करते हैं जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि कंपनीज के पास कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने में से एक नेता चुनते हैं, ठीक है, लीडर चुनते हैं जिसको बोलते हैं एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर,
ठीक है। सो मुकेश अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर सारे के सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे के सारे डायरेक्टर्स ने उनको ऑथराइज कर रखा है कि ये भाई साहब जो भी बोलेंगे हमारी उसमें सहमति बाय डिफॉल्ट है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोल दिया तो मान लो कि हमारी सहमति है। दिस इज व्हाट अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज, क्योंकि ही इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे लिखे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी लिखी हुई हैं जहां पर यह बोला गया है कि इन डिसीजंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं, इन डिसीजंस को लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद भी अग्री करने चाहिए और साथ साथ उनको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए। समझो, तो कंपनीज एक्ट जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपनी ग्रेजुएशन में शुरू करेंगे तो यही सब कुछ पढ़ेंगे कि कंपनी ऐसे फॉर्म होती है, कंपनी ये काम करती है। उसके बाद कंपनीज की एक्टिविटीज पढ़ेंगे। एक्टिविटीज के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तो ये कहता है कि इन सारे कामों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर सहमति है तो ये काम किए जा सकते हैं। फिर कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें बोला जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति भी चाहिए, साथ साथ शेयर होल्डर्स की सहमति भी चाहिए। शेयर होल्डर्स की सहमति कैसे ली जाती है उसका भी प्रोसीजर उसमें बताया गया है कि साहब आप एक जनरल मीटिंग बुलाएंगे। जनरल मीटिंग का नाम होता है, अगर आपकी जो जनरली जो मीटिंग बुलाई जाती है उसको हम एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। इसके अलावा भी और कई सारी जनरल मीटिंग्स होती हैं, स्पेशल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ कंपनीज एक्ट में आप पढ़ेंगे। उसमें यह भी बताया गया है कि अगर शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि 1 लाख लोग हैं भैया, ये 1 लाख लोगों से पूछना आसान काम थोड़ी है। तो अब उनसे रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा, यानी कि इन शेयर होल्डर से वोटिंग कराई जाएगी, और वोटिंग कराने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए होगा। तो दो तरीके के रेजोल्यूशन है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोलता है 50% से ज्यादा वोट आ गए अगर फेवर में तो पास हो गया रेजोल्यूशन, और यहां पे बोलता है 2/3 कि अगर 2/3 से ज्यादा वोट आ गए तो ये रेजोल्यूशन पास हो गया। तो वहां पे बिजनेसेस एक्टिविटीज मेंशन है कि इन एक्टिविटीज के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए और शेयर होल्डर्स से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। इन एक्टिविटीज के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए और शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, नहीं तो ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता, ये काम नहीं किया जा सकता। सत्यम के केस में यही हुआ। स्पेशल रेजोल्यूशन साहब हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत साल से चोरी कर रहे थे, ठीक है, सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूं, इन डिटेल में फिर कभी समझेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सालों से चोरी कर रहे थे, ठीक है। अब उस चोरी इतनी बड़ी हो गई थी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आनी शुरू हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक तरीका अपनाने की कोशिश करी कि साहब ये एक वन शॉट के अंदर अंदर ये सारी की सारी चोरी को छुपाया जा सकता है, बट प्रॉब्लम ये है कि शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। साहब वो स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो गया जनरल मीटिंग में, यानी कि 2/3 वोट नहीं आए, वहां से उनकी चोरी पकड़ी गई और इतना बड़ा स्कैम हुआ इन 2009, ठीक है। ये प्रॉब्लम है एक कंपनी के केस में कि आप ऐसे चुटकियों में डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, ठीक है। लिखेंगे इसके बारे में। कंपनीज आर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस which are managed through board of directors, which are managed through board of directors, ठीक है। communication as well as
approval of various proposals may cause delay in decisions as well as in actions. ठीक है? ओलिगार्किक मैनेजमेंट साहब, अब मैंने यही बताया कि क्योंकि मान लीजिए आपके 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 1 लाख शेयर होल्डर्स कंट्रोल कैसे रखेंगे? बटे हुए हैं, वो खुद ही बटे हुए हैं, तो 1 लाख लोग कंट्रोल कैसे रखेंगे? मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट डिक्टेटोरियल नेचर अपना सकती है एंड गलत काम कर सकती है, क्योंकि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है। ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं लिखा हूं, डिक्टेटोरियलशिप समझ में आता है? ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा फ्रीडम दी होती है टू टेक डेली डिसीजंस, इसलिए दे कैन मिसयूज दीज पावर्स एज वेल। एंड द लास्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, there may be conflict of interest amongst the shareholders, amongst the directors, amongst various stakeholders लिख देते हैं, amongst various stakeholders of the company. सर स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए? एम्प्लॉइज, जो वो सारे लोग जिनको इस कंपनी के डिसीजन से फर्क पड़ता है। डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, ये सारे के सारे आपके कंपनी के कस्टमर्स, परचेजर्स, बायर्स, ठीक है, ये सारे के सारे कौन है? ये आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं। अब जनरल सी बात है कि साहब सबके इंटरेस्ट अलाइंड तो नहीं हो सकते, सबका इंटरेस्ट सेम तो नहीं हो सकता। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा सैलरी कमाना। शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो अब देखो, शेयर होल्डर चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाऊं, एम्प्लॉइज चाहते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमाऊं। तो साहब अब इसमें दिक्कत क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा सैलरी एम्प्लॉइज को दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर होल्डर्स को मुनाफा कम मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहूंगा तो मैं कस्टमर्स के लिए प्राइस बढ़ा दूंगा, कस्टमर्स इफेक्ट होंगे। अगर मैं ज्यादा मुनाफा कमाना चाहूंगा तो मैं बायर्स को बोलूंगा कि पैसे कम करो, मेरे को माल सस्ता चाहिए, तो मेरे बायर्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के डिसीजन से इफेक्ट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर होता है कंपनी का कि एक डिसीजन से एक को फायदा हो रहा होता है, दूसरे को नुकसान हो रहा होता है, तो दूसरे को समझाना पड़ता है कि भाई नहीं, आपको कहीं और फायदा दे देंगे, तो लेट्स सेटल फॉर दिस टाइम। तो बहुत सारी इंटरनल लड़ाइयां चलती हैं एक कंपनी के अंदर। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, employees may wish for higher salaries. Employees may wish for higher salaries.
and shareholders may wish for higher dividends or profits. ठीक है जी, यहां समाप्त आपकी लिमिटेशंस। अब हमने पढ़ना है टाइप ऑफ कंपनी, कि कितने तरीके की कंपनीज होती हैं, फिर उसमें फॉर्मेशन हमने समझना है कि कैसे कैसे फॉर्म होती हैं, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। सब समझते हैं ये ना, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आगे जाके कोई ना कोई बिजनेस में इन्वॉल्व होगे, आप किसी की एम्प्लॉयमेंट में होगे, आप कोई ना कोई धंधा कर रहे होगे या कोई भी काम कर रहे होगे, तो कंपनी फॉर्मेशन समझना क्यों जरूरी है मैं समझाता हूं साहब। एक कंपनी में बहुत बड़ी दिक्कत है, ये ओनरशिप अलग और मैनेजमेंट अलग। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप एक शेयर होल्डर हैं, आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, आप मालिक बन गए उसके, ठीक है। अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, आपको ये पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जनरली क्या काम करती है? सर मोटा मोटा पता है, पेट्रोकेमिकल्स में है और टेक्सटाइल्स में है, इस तरीके के काम करती है। क्या आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी उनके बिजनेसेस की? नहीं होगी, अनलेस आप खुद बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हो और आपको सारी एक्टिविटीज पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर रही है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट की जिम्मेवारी यह है कि वो इन चीजों का ध्यान रखे कि शेयर होल्डर्स को कोई धोखा ना मिले। सेबी भी यही ध्यान रखती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि शेयर होल्डर्स के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने सबसे जरूरी 2 डॉक्यूमेंट्स बता दिए जी। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि हर कंपनी के पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये एक क्लॉज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, यानी कि साहब कंपनी किस तरीके के बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहेगी वो लिखा जाता है, ताकि जब शेयर होल्डर उसका शेयर परचेज करे तो उसको पता हो कि कंपनी किस तरीके के बिजनेसेस में है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मेरे को कोई आके बोलता है कि साहब ये रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे कि डीएलएफ की मैं बात करूं, मैं डीएलएफ के शेयर खरीदूंगा तभी जब मेरे को रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा लगाना है। अगर मुझे दिखता है कि आने वाले सालों में रियल एस्टेट में ग्रोथ है, तो मैं ऐसी कंपनीज जो रियल एस्टेट का धंधा कर रही हैं उनमें पैसा लगाऊंगा। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में टेलीकॉम कंपनीज बहुत ग्रो करेंगी, जो कि कतई नहीं करेंगी, ठीक है जी, बेड़ा गर्क होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि जियो ने ऑलरेडी इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया और अब 5G आने वाला है। 5G आने से कंपनीज को नुकसान क्या होगा मैं समझाता हूं साहब। 3G कंपनीज ने, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 करोड़ का लाइसेंस खरीदा 3G का, जब तक वो उस लाइसेंस की कॉस्ट को रिकवर करते 4G आ गया। अब समझो ना, आपकी टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो गई, मार्केट में बिक ही नहीं रही, और आपने इतना महंगा लाइसेंस खरीदा था, आपने सोचा था 3-4 साल तक मैं पैसे जब कमाऊंगा और रिकवर कर जाऊंगा लाइसेंस कॉस्ट, तो 4G आ गया। अभी बेचारी वो कंपनी 3G का ही पैसा रिकवर नहीं कर पाए, 4G का लाइसेंस खरीद के बैठे हैं और अब 5G आने वाला है। तो आप समझो कि 3G का जो इकट्ठा हुआ लॉस था और 4G का भी अभी बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। उसके बाद अब 5G आने वाला है, एंड जियो इज द ओनली एंटिटी एज ऑफ नाउ जो 5G के लिए प्रिपेयर कर रही है। बाकी 2 कंपनीज अभी कोशिश कर रही हैं कि हम रेवेन्यू से पहले पुराने लॉसेस सेट ऑफ कर जाएं, ठीक है, क्योंकि जियो ने आते ही मार्केट को बहुत ज्यादा डिसरप्ट किया, एंड वो ऑलरेडी जो लाइसेंस कॉस्ट इतने महंगे थे, जियो ने फ्री में नेट देना शुरू कर दिया। सर आप समझो, एयरटेल जैसी कंपनी, वोडाफोन जैसी कंपनीज के साथ हुआ क्या, वो बेचारे ऑलरेडी इतने महंगे महंगे लाइसेंस खरीद के बैठे थे, धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे कॉस्ट। जियो आया, बोला कहता फ्री नेट, ठीक है जी, फ्री कॉल, कोई दिक्कत नहीं है, तो साहब एयरटेल के यूजर्स भी स्विच किए होंगे वहां पे, तो बहुत बिजनेस लॉस हुआ, ठीक है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं जिस बिजनेस
मैं पैसा लगाना चाहता हूं उस तरीके की कंपनीज को ढूंढूंगा और उनके शेयर परचेज कर लूंगा। यही एक इन्वेस्टर होता है, यही एक शेयर होल्डर होता है। तो इसी वजह से कंपनीज के एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा जाता है कि साहब आप धंधा यही करेंगे जो आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख रहे हैं। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो आप रियल एस्टेट का ही काम करेंगे। आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं हो सकता, आपकी कोई सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री नहीं हो सकती। ठीक है जी। सो दैट शेयर होल्डर्स को हर वक्त पे पता हो कि कंपनी क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है। अब आपको अगर नहीं पता तो वो आपकी गलती है। पब्लिक डोमेन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में सब कुछ लिखा हुआ है। कंपनी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पे डालती है और उसमें बताती है कि साहब हम इन कामों में ये काम हमने किए, ये बड़े बड़े हमारे पास डील्स आए और यहां से हमने पैसा कमाया और अपने शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दे रहे हैं उसके पूरा का पूरा चिट्ठा ये रहा। तो अगर अब शेयर होल्डर को नहीं पता तो शेयर होल्डर की गलती है, क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स डाल चुकी है। वो कंपनी एमसीए में अपनी एनुअल रिपोर्ट भर चुकी है। आप किसी भी तरीके से जाकर वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज कि साहब कितने तरीके की कंपनीज होती हैं। सो मेजरली 3 तरीके की होती हैं। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 पब्लिक कंपनी एंड द थर्ड ओपीसी। ये ओपीसी बोला जाता है वन पर्सन कंपनी। ये 2013 में ही आई है। इससे पहले 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। एक आदमी कंपनी बना ही नहीं सकता था। ये नया कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला 2013 के एक्ट में, नेम्ड एज वन पर्सन कंपनी। ठीक है। तो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। अब नया भी क्या है, 7 साल तो इसको भी आए हुए हो गए। ठीक है, 7-8 साल। लिखेंगे सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सब तीनों तरीके की कंपनीज को पहचाना जा सकता है उनके नाम से। कैसे? अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए ABC, तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। एक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। ठीक है। एक पब्लिक कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड लिखना जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो नाम से पता लग जाता है कि ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। और ओपीसी को ABC OPC प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। ठीक है जी। तो ये पता लग गया ये क्या है, ओपीसी है। प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो पता लग गया क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। साहब नाम से ही पता लग जाएगा कि कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी के शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर कितने होंगे और कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना होगा। तो यानी कि हमारे देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक कंपनी से बड़ा कोई स्टेटस नहीं होता। दिस इज द अल्टीमेट लेवल। यहीं तक आपका एक स्केल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड के अंदर कोई रोक टोक नहीं है बिजनेस करने की। यानी कि शेयर होल्डर्स आपके अनगिनत हो सकते हैं, अनगिनत लोगों से आप पैसा उठा सकते हैं। तो क्योंकि अनगिनत लोगों से पैसा उठा सकते हैं, इसलिए रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस तरीके की कंपनीज पर। आसान नहीं है ऐसी कंपनीज को मेंटेन करना, इनके सारे के सारे लॉज को कंप्लाई करना एंड रेगुलेट करना। ठीक है साहब, विल कंक्लूड दिस लेक्चर now only। ठीक है, I'll take this up in the next class। नेक्स्ट क्लास में प्राइवेट कंपनी से शुरू करेंगे एंड प्राइवेट कंपनी के फीचर्स समझेंगे, रजिस्ट्रेशन समझेंगे, और वही मैंने आपको बताया MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को समझेंगे। ठीक है जी, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।